एक बार फिर आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग का वीडियो पार्ट 3। वीडियो पार्ट 1 और 2 आप देख चुके होंगे, उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज हम वीडियो पार्ट 3 देखेंगे इस चैप्टर का, और इसमें जो मुख्य रूप से हम देखेंगे वो देखेंगे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई, कैसे 4 वर्ण से कई जातियां बनी, इसके बारे में हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं जाति व्यवस्था। और ये जाति व्यवस्था 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की बात को हम इसमें देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जाति व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले हम आते हैं वर्ण जाति में परिवर्तित। तो पहले वर्ण के बारे में हम देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल से पहले, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्ण का विभाजन था। कैसे आधारित था? जिस व्यवसाय को हम अपनाते थे उसी के अनुसार हमें वर्ण दे दिया जाता था, वर्ण का विभाजन होता था। अर्थात समाज को जैसे जैसे हम यदि माँ का बेटा 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग व्यवसाय को अपनाए हैं, उनको चारों को अलग अलग वर्ण में विभाजित कर दिया जाता था। पहले ऐसा था। देखिए, समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। कितने वर्णों में? शुरू में प्रारंभ में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण पहले, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। यह विभाजन कैसे था, किस आधार पे था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म पर आधारित था। कैसा था ये? कर्म पर, यानी हम जैसा कार्य करते थे उसी अनुसार हमें उस वर्ण में सम्मिलित कर दिया जाता था। एक ही परिवार का सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना सकता था। चूंकि आधारित था तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार, यदि एक माँ के 4 पुत्र हैं तो इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग व्यवसाय को अपना। क्या हम देख रहे थे कि एक ही परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना सकते थे, और व्यवसाय के साथ साथ वो भिन्न भिन्न वर्णों में स्थापित हो सकते थे। पहले पूर्व वैदिक काल में ये व्यवस्था थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल हम किसे कहते हैं? तीनों वेदों की जो रचना हुई, ऋग्वेद के अलावा तीनों वेदों की रचना किसकी? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जिस समय रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। बाकी उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब उत्तर वैदिक काल में इनकी रचनाएं हुई। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति प्रथा में परिवर्तित होने लगी। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कहाँ कर्म पर आधारित था वर्ण व्यवस्था, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी, और जन्म पर आधारित होके ये जाति प्रथा में परिवर्तित होने लगी। बहुत बड़ी चेंजिंग आई उत्तर वैदिक काल में। जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, जैसा कर्म करो उस वर्ण में आपको डाल दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं रहा। अब ये जन्म पर आधारित होने लगा, यानी किसी के माता पिता जिस वर्ण के हैं उस बच्चे को उसी वर्ण में डाल दिया जाता था, चाहे वो कोई भी कार्य करे। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और वो जाति प्रथा में धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। यानी अलग अलग व्यवसाय के आधार पर जातियों का अब क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब जातियों का निर्माण होने लगा अलग अलग व्यवसाय के अनुसार। और ये जाति निर्माण ये सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण का परिचायक है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए एक मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे, फ्लो चार्ट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह जाति का वर्गीकरण हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन है? ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण प्रथम स्थान पे कैसे अपने आप को रखे, ये कैसे रहे प्रथम स्थान पे, इसकी चर्चा हम अभी आप करके दिखाते हैं कैसे आए प्रथम स्थान पे। जाति शब्द एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण का परिचायक हो गया। यानी जाति में जिसमें ब्राह्मण सबसे प्रथम था, आप देखिए कि जिस जाति व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे प्रथम स्थान पे था, इन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र का सहारा लिया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म रूपी पुरुष से उत्पत्ति हुई है इनकी, 4 वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहते हैं कि ब्रह्म रूपी पुरुष से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा हुए। और इनका कहना है कि सृष्टिकर्ता प्रजापति के शरीर से, वही ब्रह्म रूपी पुरुष जिनको सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है, कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र पैदा हुए। अब इसको मान के इस तरह उन्होंने सिद्ध किया इस व्यवस्था को, सृष्टिकर्ता प्रजापति के शरीर से ये पैदा हुए और इस तरह पैदा हुए, इनका आश्रय लेकर वो जाति की उत्पत्ति को उन्होंने
दिव्य बना दिया। किन्होंने? ब्राह्मण वर्ग ने, जो इस सोपान में सबसे प्रथम स्थान पे थे, उन्होंने इस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र से ये चीज लेकर यह सिद्ध किया कि यह एक जाति प्रथा को दिव्य बना दिया, और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जाति व्यवस्था कोई आम इंसान ने नहीं बनाया है, किसी प्राणी ने नहीं बनाया है, बल्कि सृष्टिकर्ता प्रजापति से ही जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। इसलिए उनका कहना था कि सभी को इसका पालन करना चाहिए, और जिसको जिस व्यवसाय जो कर रहा है उसी जाति व्यवस्था में उसको शामिल रहना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक जाति के लिए उनका कार्य करना निश्चित हो गया था। अब वो जिस जाति में होते थे उसी तरह का उनको कार्य करना निश्चित किया गया। अब चारों जातियों को देखिए, ब्राह्मण का कार्य क्या था, क्षत्रियों का क्या था, वैश्य का क्या था और शूद्र का क्या था। तो ब्राह्मण का जो कार्य था, पठन पाठन, अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, वेदों की शिक्षा देना, पूजा पाठ करवाना, ये क्या था? ब्राह्मणों का कार्य था। क्षत्रियों का क्या कार्य था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना, दान देना और वेद पढ़ना। वैश्य का जो कार्य था, व्यापार मुख्य रूप से उनका कार्य था, व्यापार करना, वेद पढ़ना, दान दक्षिणा देना और कभी कभी कृषि कार्य भी वो करते थे। चौथे नंबर पे आता है शूद्र। शूद्र का क्या कार्य था? शूद्र का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इनका क्या कार्य निर्धारित किया गया इस व्यवस्था में? इन तीनों ऊपर वाले वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। इन तीनों को द्विज भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, ब्राह्मणों ने अनेक उपाय के द्वारा, अब ये काम इन्होंने बांट दिया, कार्य बांट दिया, किसका क्या क्या काम है। अब इस कार्य को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे पक्का किया जाए, कैसे सभी जातियां या वर्ण अपने अपने कार्य को ही करें, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए और उस प्रयास में कैसे सफल रहे, इसके लिए हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, वो धीरे धीरे जन्म पर आधारित होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। और यह चीज ब्राह्मण ग्रंथ के काल में कठोरता से आई। ब्राह्मण ग्रंथों के काल में यह जाति व्यवस्था में काफी कठोरता आ गई। ब्राह्मणों ने जो दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत लोगों के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत किया और सिद्ध किया, उसमें यह कहा गया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे है। अब देखिए, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया। जो उनके द्वारा बनाया गया जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था, उसको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की और उसको कैसे सुदृढ़ बनाया, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला, वर्ण व्यवस्था को दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत किया। क्या कहा उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था कोई समाज के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है। प्रजापति सृष्टिकर्ता ने इस व्यवस्था को बनाया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है। इसलिए सभी को इसका पालन करना, इस वर्ण व्यवस्था का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण जाति थे जानते थे कि शासक है, राजा है, और राजा जो कहते हैं प्रजा उनकी बातों को मानती है। तो उन्होंने शासकों से कहा कि आप अपने अपने राज्यों में जाति व्यवस्था का जो नियम है इसको दृढ़ता से लागू करिए और जनमानस को प्रेरित करिए कि वे अपने जाति व्यवस्था के नियमन का पालन करते हुए उसी जाति व्यवस्था में बने रहें और उससे संबंधित ही कार्य करें। तीसरा, उन्होंने क्या कोशिश की, जन सामान्य को विश्वास दिलाया। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो जन्म पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या प्रजापति समाज में जिस व्यक्ति को जिस स्तर, समाज में जो स्तर देना चाहते हैं उससे संबंधित जाति में उसे पैदा करते हैं। क्या कहा उन्होंने कि ईश्वर इस समाज में किसी व्यक्ति को जो स्तर देना चाहते हैं, ऊंचा नीचा, उसको उसी से संबंधित जाति में वो पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। चौथा, उचित सामाजिक कर्तव्यों की महत्ता पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक कर्तव्य, उचित सामाजिक कर्तव्य, जो नियम समाज में आपके लिए बनाया गया है, जातियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं, जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, उसको करना अति आवश्यक है। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, महाभारत के आदि पर्व जातक ग्रंथों में कुछ कथा मिलती है। जैसे हम जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा।
गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य चूंकि निषाद था इसलिए उसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को जो धनुर्विद्या नहीं सिखाया, उन्होंने उचित सामाजिक कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि निषाद एकलव्य जो एक निषाद था, निषाद क्षत्रियों वाला गुरु, उसके अंदर नहीं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था, धनुर्विद्या नहीं प्राप्त कर सकता था, जो उसके नियम के विरुद्ध था। इसलिए द्रोणाचार्य ने उचित सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाया। आगे चलते हैं। इस तरह एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। इम्पोर्टेंट चीज है कि कैसे जाति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। तो पहला क्या किया, क्या कार्य किया गया, वर्ण व्यवस्था की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत लागू किया गया। कहा गया कि ईश्वर द्वारा बनाया गया या जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, इसका नियम का पालन करना समाज में सबके लिए बहुत जरूरी है। जिसके लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है सबको वह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की का कहा हुआ कार्य है, ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। दूसरा क्या किया, ब्राह्मणों ने शासकों से कहा कि वो अपने अपने राज्यों में जाति व्यवस्था के नियमों का पालन करवाएं, जनमानस को प्रेरित करें कि वो अपने अपने जाति व्यवस्था के नियमों का पालन करें। तीसरा, जन सामान्य को विश्वास दिलाया गया कि समाज में ईश्वर जो स्तर किसी व्यक्ति को दिलाना चाहता है उससे संबंधित जाति में वो पैदा करता है। यह एक ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय इच्छा है, इसलिए उस भिन्न भिन्न लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियाँ मिलती हैं। उचित सामाजिक कर्तव्यों की महत्ता पर बल दिया गया। क्या कहा गया कि सामाजिक कर्तव्य जो है उसका पालन होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो कार्य है, जो कर्म निर्धारित किए गए हैं नियमों के अनुसार, उसी का पालन करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो देखा कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को बदलते देखा जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में। उनमें जो हमने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चार जातियां आई, चारों जातियों के अपने अलग अलग कार्य थे, अपना अलग अलग कर्तव्य था। उसमें अब हम क्षत्रिय राजा पे आते हैं। क्षत्रियों का कार्य हमने देखा था कि क्या था, उनका था कार्य युद्ध करना, शासन करना, दान देना, वेद का पढ़ना इत्यादि। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं अपने विचाराधीन जो हम जिस काल में को हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उस काल में हम देखते हैं कुछ अक्षत्रिय शासक भी हमें दिखे, यानी क्षत्रिय न होते हुए भी उन्होंने शासन किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को हालांकि बौद्ध ग्रंथों में उन्हें उच्च कुल का क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें निम्न कुल का कहा गया है। अब यदि ब्राह्मण ग्रंथों की बात हम मानते हैं तो चंद्रगुप्त एक निम्न कुल का होते हुए भी शासक था, एक प्रथम ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि निम्न कुल के लोगों का कार्य शासन करना नहीं होता, इसके बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य जो कि प्रथम ऐतिहासिक शासक था, बहुत अच्छा शासक था, ये निम्न कुल से संबंधित था। अब सेकेंड पे हम आते हैं शुंग और कर्ण। शुंग और कर्ण को ब्राह्मण कुल का कहा गया। अब जब शुंग और कर्ण ब्राह्मण कुल के थे तो इनका कार्य तो पठन पाठन था, फिर इन्होंने शासन कैसे किया, लेकिन हाँ ये सच है कि इन्होंने भी शासन किया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं शक शासक जो मध्य एशिया से आए थे, एक जनजाति थी जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ में म्लेच्छ कहा गया, इन्होंने भी शासन किया, जबकि ये भी क्षत्रिय नहीं थे। चौथा सातवाहन, ये अपने आप को ब्राह्मण कुल का मानते हैं और ब्राह्मणीय ग्रंथों में जो विवाह अच्छा नहीं माना गया है उसका इन्होंने पालन किया, अंतर विवाह का अनुसरण किया। अब हम देखते हैं कि जब सभी जातियों का कार्य निर्धारित था, इसके बावजूद ये निम्न कुल के या ब्राह्मण कुल के होते हुए भी ये शासक का कार्य, क्षत्रिय वर्ग का कार्य इन्होंने किया। तो अब हम आगे जो देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे इसमें शिथिलता आई और कैसे कैसे धीरे धीरे लोग अपने जो नियमित कार्य था, एक नियमित कर्म था, उससे हट के कुछ अन्य कार्य को करने लगे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियो देखिए, इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समझिए, बार बार देखिए। मुझे आशा है कि आप लोग इसको देख रहे होंगे और इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ